आपने सही कहा। हर साल 10 से 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश के पेपर में लुढ़क जाते हैं। एक बार मुझे याद है 2014 में हम 5 दोस्त थे जो मेंस लिख रहे थे। उनमें वो जो 4 दोस्त थे, चारों के चारों जनरल इंग्लिश में लुढ़क गए थे। आज का ज़माना अब वो नहीं रहा कि आप 2 किताबें पढ़ के आसानी से आईएएस बन जाओगे। मेरा एग्जाम्पल, आप 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स से रहने के पीछे मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले। 3 बार इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि काश मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी अपने साथ में रखता, प्री के साथ में रखता, यानी इंटीग्रेटेड तैयारी करता। ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से हम हाजिर हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये वीडियो वरदान के रूप में साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ में हमारे साथ में धर्मेंद्र जाकर सर हैं, जिनके वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाले हैं और आपने उन वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और उसी श्रेणी में हम फिर से सर के साथ में जुड़ रहे हैं और इस श्रेणी के अंदर मैं आपको और भी वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपके जितने भी डाउट है सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर जितने भी न्यू फ्रेश एस्पिरेंट है जिनके मन में हमेशा ये डाउट आता है कि तैयारी को शुरू कैसे करें, कि वो सबसे पहले किस बुक को पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी जानकारी लेंगे। क्योंकि सर ने 4 बार सर ने प्रीलिम्स पास किया है, सर को 4 बार मेंस लिखने का भी अनुभव है, साथ में सर ने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, तो सर को काफ़ी बेहतरीन अनुभव है। और सबसे कमाल की बात, सर हिंदी माध्यम से हैं। सो दोस्तों, हम एक एक जानकारी को पूरी डिटेल में देखेंगे। आशा करूंगा आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। सो चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो सर, सबसे पहले आपका फिर से स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल में। थैंक यू मुकेश जी। आपने मतलब हमेशा मैंने देखा है कि आपके चैनल पर जब वीडियो आता है अपना, तो काफ़ी आपके जो दर्शक है काफ़ी प्यार देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप काफ़ी मतलब प्यार दोगे, आगे बढ़ाओगे, शेयर और लाइक करोगे, और मुकेश जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओगे। सो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड का आप पूरा इन्वायरमेंट देख पा रहे होंगे। मैं भी सर के घर पे ही हूँ और अभी हम नेचर के अंदर खड़े रह के वीडियो को बना रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है, इसके ऊपर एक लाइक आपका बनता है। अब हम चलते एक एक आपके जो सवाल जो हमेशा आते रहते हैं उनको हम पिक करेंगे। सो सर, सबसे पहला सवाल, प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, किन बुकों के माध्यम से करें? क्या शुरुआत में लक्ष्मीकांत को खरीद लेना चाहिए? अक्सर विद्यार्थी यही गलती कर रहे हैं, जब यूपीएससी की बारी आती है सबसे पहले मार्केट में जाकर लक्ष्मीकांत को उठाएंगे। क्या इन गलतियों से उनको बचना चाहिए या फिर उनको फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट होता है उसको ये पता नहीं रहता शुरू में कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबों को छोड़ना है, या एक किताब के अंदर भी उसको कितना पढ़ना होता है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआती 2-4 महीने आप है ना सबसे पहले एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करो। और कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी है, तो आपका यहाँ पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि कौन सी एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करना है। यहाँ पे हम अभी इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। इसके अलावा टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप सिलेबस निकालो, प्री और मेंस का सिलेबस निकालो, अपने टेबल पर रखो या दीवार पे सामने चिपका दो। और बाद में जो भी एनसीईआरटी किताब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है तो 3 पुरानी एनसीईआरटी आती है, उनसे आप शुरुआत कर सकते हो। या ज्योग्राफी आप पढ़ना शुरू करो तो न्यू वाली 6 से लेकर जो 12 तक एनसीईआरटी है वो पढ़ सकते हो। अब उसको पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए आपको ये करना है कि आपने प्री के पेपर देखने हैं और मेंस के पेपर देखने हैं। पेपर देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी पूछता क्या है, प्री में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है। तो आप थोड़ा सिलेक्टिव पूछोगे, सिलेक्टिव पढ़ोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत के अंदर पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। आप जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे ना। बाकी फालतू का आप छोड़ सकते हो। मिडाइवल के अंदर कुछ जैसे मुगल काल वगैरह या भक्ति आंदोलन वगैरह आप पढ़ोगे, बाकी मिडाइवल एनसीईआरटी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना होता है। और शुरुआत में आप 4-5-6 महीने एनसीईआरटी पे लगाओ। एक चीज़ मान के चलना, एनसीईआरटी आपकी यूपीएससी की बाइबल है। एक एनसीईआरटी किताब को आप हो सके तो 10 बार भी पढ़ना, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे नया सीखोगे। और यूपीएससी प्री और मेंस, प्री के अंदर विशेष तौर पर बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछता है। तो एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे आपने बात की लक्ष्मीकांत बुक की है, तो एक बार जब आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए, कि जैसे आपका 50% काम हो जाएगा, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, तो फिर आप लक्ष्मीकांत बुक उठा सकते हो। लक्ष्मीकांत बुक आपकी बहुत ही अच्छी बुक है और पॉलिटिकली केवल एक बुक फॉलो करनी है आपको। इसके अलावा जैसे आपने और बुक की बात की तो स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारे जैसे यूट्यूब के वीडियो उनसे आप कवर कर सकते हो। जी सर, आपने जो बताया वो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आपने जानकारी काफ़ी अच्छी तरीके से दी है। लेकिन एक सवाल जो कि ज़्यादातर आता है एस्पिरेंट के मन में, कि क्या सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा पढ़े या फिर पढ़ने के बीच में जब एक बार कुछ एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया, लाइक हमने पॉलिटी को ख़त्म कर दिया, उसके बाद में हम स्टैंडर्ड बुक को उठा लें? ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि हम पॉलिटी को भी पूरा करेंगे, हिस्ट्री को भी पूरा करेंगे, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक को उठाएंगे।
आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इसमें दोनों अप्रोच हो सकती है। आपको ये लगता है कि आपने जैसे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है ना, तो आपको लगता है कि अभी जैसे आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम आपको एक टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। मेरी ये होता था कि जैसे मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा कवर करता था। जैसे मैं अभी पॉलिटी की पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, उससे क्या होता है रोचकता बनी रहती है, मैं थोड़ा बोरिंग नहीं होऊंगा उसमें। फिर जब सेकंड राउंड आएगा तब मैं फिर लक्ष्मीकांत बुक उठाऊंगा या स्पेक्ट्रम उठाऊंगा, या मतलब कोई मुझे और वीडियो देखने या कोचिंग के नोट्स पढ़ने। लेकिन पहला मेरा ये टारगेट होता था कि मैं एक दिन के अंदर टाइम टेबल बनाता था कि जैसे मुझे आज है ना ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है और पॉलिटी की पढ़नी है। ऐसे 2-3 एनसीईआरटी एक साथ लेके चलता था ताकि मैं बोर नहीं होता था उसमें। जी सर, एक मैं सवाल स्टूडेंट के जो ये बार-बार मुझे पूछा जाने वाला सवाल है वो मैं सर से करूँगा कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि हम मेंस को हिंदी मीडियम में देंगे और अपना ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में रखेंगे। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है यूपीएससी में? इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ये मतलब शायद अभी 2-3 सालों में ऐसा किया है यूपीएससी ने हाँ। कि आप 2 मीडियम रख सकते हो, अपने जीएस के पेपर और ऐसे राइटिंग का, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप मीडियम रख सकते हो। तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। सो ये बार-बार ये सवाल आता है, ज़्यादातर ये सवाल मैथ ऑप्शनल के लिए आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने ये आपका सवाल पिक किया है और आपको इसके रिगार्डिंग बेहतरीन जानकारी भी मिली होगी। सर एक ये जानकारी भी बताइए कि जब एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं या फिर एनसीईआरटीज़ के नोट्स अवॉइड करें? आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल आपका। इसमें ये करना चाहिए कि शुरुआती स्तर पर आप ये करो कि 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, एक बार रीडिंग मारो उनके ना, 1-2 बार 3 बार आपने रीडिंग मारी है ना, उसके बाद में नोट्स तो बनाने हैं। ये तो कंपलसरी है, नोट्स के बिना आपका काम चलेगा नहीं। क्योंकि जैसे प्री पास में आ गया, आपको रिवीजन बहुत करना है, 15 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट रिवीजन करने। अब आपके पास नोट्स नहीं है तो कहाँ से रिवीजन करोगे? सबसे बड़ी बात होती है मेंस के एग्जाम के दौरान। मेंस के एग्जाम में हमें 9 पेपर देने होते हैं, बार बार इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा ये कहना है कि यार आप शुरू से नोट्स बनाते चलो। नोट्स कैसे बनाने, बहुत सारे टॉपर्स ने वीडियो बना रखे हैं कि यार ऐसे नोट्स बनाओ। मैंने भी अपने चैनल पर खूब सारे वीडियो बना रखे हैं ऐसे। तो नोट्स बना के चलना है। जी, जैसा कि सर ने बताया कि सर ने अपने चैनल पर भी नोट्स बना रखे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सर से और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पे सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने यूपीएससी को जिया है और यूपीएससी के अंदर अपनी इतने सालों का जो तपस्या की है उसका आपको हल मिलेगा। सो दोस्तों इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर के नोट्स को भी देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन कीजिए। सर के चैनल को फॉलो कीजिए, आपको बेहतरीन और सबसे अच्छा जानकारी आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो हम फिर से वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम अब सवाल करेंगे मेंस को लेकर। क्या सर जब हम पढ़ते हैं उस समय प्रीलिम्स जब एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो अक्सर एस्पिरेंट सोचता है कि मेंस की प्रैक्टिस, तो क्या पहले दिन से मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको तब करनी है जैसे आपके जीएस के चारों पेपर आपने पढ़ लिए हैं और आपने ऐसे राइटिंग कर लिया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है। 5-6 महीने एक बार पढ़ाई करो ना, नहीं तो क्या होगा, आपको सीधे आंसर राइटिंग के लिए बोल दिया जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे या वो अच्छा आंसर लिखा नहीं जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि एक बार आप रीडिंग मान लो, अपने सिलेबस को एक बार पढ़ लो और उसके बाद में आंसर राइटिंग करो। जब आपके जीएस के चारों पेपर हो गए ना, क्योंकि यूपीएससी के अंदर एक पेपर जब क्वेश्चन आता है तो आपको केवल ये नहीं कि केवल जीएस फर्स्ट के बारे में लिखना है, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में उसमें डालना है। तो मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रही कि पहले मैं अपना सिलेबस कर लेता हूँ, 5-6 मिनट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगा। और आंसर राइटिंग में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है मैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा वरीयता दूंगा कि यूपीएससी के मेंस के जो 7-8 साल के पेपर है अपने उनको निकालूंगा। बाद में कोई टेस्ट सीरीज में फॉलो करूँगा तो अलग बात है, लेकिन मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को ही महत्व दूंगा। बहुत कुछ इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। वीडियो के बीच में मैं आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, क्यूज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, साथ में आपको करंट अफेयर्स का रिगार्डिंग अपडेट भी मिल जाएगी। कमाल की बात यह है कि इसके ऊपर जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ है उनके नाम आपने पहले भी ऑफलाइन कोचिंगों के साथ में सुने होंगे। दिल्ली की ऑफलाइन कोचिंगों के साथ में ये पढ़ा चुके हैं और इनके नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है। मैं एक फैकल्टी का नाम बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट है तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज़ का क्यूज भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटीज़ के करेक्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन इसको अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, सिविल एस्पिरेंट। हमारे चैनल का नाम है, इसी को यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसको लॉगिन करेंगे उस समय आपको कोड पूछा जाएगा, जिस समय आप इस कोड को डालेंगे तो आप इस सारे फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए लिंक आपको नीचे मिलेगी, जाइए और इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना दीजिए। चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो सर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं
और मेरा अगला सवाल इंटरव्यू को लेकर रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जब भी एस्पिरेंट तैयारी करता है, और ये खास तौर पे हिंदी माध्यम में होता है, कि वे लोग प्रीलिम्स और मेंस को लेकर तो चलते हैं, पर वो इंटरव्यू को साथ में लेकर नहीं चलते। वे सोचते हैं कि इंटरव्यू की सेपरेट तैयारी करने में उनको दिक्कत भी आती हैं। सर, आपने 3 बार अपना इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है आपको, उसके आधार पर बताइए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस हिसाब से करें और अपनी शुरुआती तैयारी से कितना फ़ायदा अपन को हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आपका सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि एस्पिरेंट को पता नहीं होता, प्री पास करता है, मेंस पास करता है, बाद में इंटरव्यू तक पहुंचता है। कई बार ये भी देखते हैं कि इंटरव्यू तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो जो न्यू एस्पिरेंट होता है उसको ये आइडिया नहीं रहता कि इंटरव्यू की तैयारी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। 3 बार इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि काश मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी अपने साथ में रखता, प्री के साथ में रखता, यानी इंटीग्रेटेड तैयारी करता। ऐसा नहीं कि आप प्री मेंस पास करने के बाद में आप इंटरव्यू तैयारी करोगे। इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में एक इंटरव्यू का सिलेबस दे रखा है। आज ही उस सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए, अपनी दीवार पर चिपकाइए। ये आपकी पूरी प्री मेंस इंटरव्यू का सार होगा। इसमें क्यों होगा कि यूपीएससी ने इसमें 15-20 ऐसे पॉइंट लिख रखे हैं कि आपको उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसे लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होगी ना कि यार यूपीएससी में कैसे व्यक्तित्व का एक व्यक्ति वहाँ पे सिलेक्ट होता है, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब तैयारी कैसे करनी चाहिए? तैयारी में ये है कि आप ना हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। कि जैसे मैं अब मानता हूँ इस बात को कि जैसे मेरे इंटरव्यू में पहले अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो इसका एक बड़ा कारण था कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इंटरव्यू बोर्ड में भी मुझे उन्होंने बोला कि यार आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, इस पे थोड़ा फोकस करो, ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम दोबारा हो। तो उन्होंने हिंट देते हैं, मतलब आपको वो हिंट देते हैं कि यार आप में काबिलियत है, सुधार करके आओ, हम लेंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, न्यू एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन है इंप्रूव होने लगा है। दूसरी बात है, हेजिटेशन नहीं रखना है, वहाँ पे घबराना नहीं है। तो इसके लिए अभी से आप क्या कर सकते हो, आप डिबेटिंग कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, एंकरिंग का मौका मिलता है, यहाँ बोलने का मौका मिलता है, समाज में एक लीडरशिप क्वालिटी का मौका मिलता है, आप उसमें इंगेज होना शुरू कर दो। आज का ज़माना वो नहीं रहा कि आप 2 किताबें पढ़ के आसानी से आईएएस बन जाओगे। मेरा एग्जाम्पल, आप 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स से रहने के पीछे मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले। तो आपके साथ ये नहीं हो, तो आप शुरू से लेकर इनको चलो ना। बहुत सारे अच्छे टॉपर्स ने भी इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी चीज़ें बातें की है, आगे हम और इन पे बातें करेंगे। जी सर, आपने इंटरव्यू को लेकर भी हमने बात कर ली। एक सबसे पहले सवाल मुझे जो करना था वो था बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश। क्योंकि विद्यार्थी प्री और मेंस की जब भी बुक लिस्ट भी देखते हैं, तो उनको बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश की बुक लिस्ट भी आपको कहीं पे हर जगह पे देखने को भी नहीं मिलेगी। रीज़न ये रहता है कि विद्यार्थी सोचते हैं कि ये तो कोई ईजी है, इसका तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। और मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा फेल इसी में होते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जब बेसिक इंग्लिश की बात आती है, तो वहाँ पे कई अच्छे विद्यार्थी लुढ़क जाते हैं। सो सर, आपका इसके ऊपर क्या कहना है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये भी आपका मतलब एक अच्छा एक साइड में आपने मुद्दा उठाया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको जनरल हिंदी नहीं पढ़नी है, वो आप पेपर आराम से क्वालिफाई कर लोगे। इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश का पेपर आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, या इसमें रीजनल लैंग्वेज भी होती है अपनी अपनी, वो आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। अब बात आती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की इंग्लिश के पेपर को लेकर। आपने सही कहा, हर साल 10 से 15% विद्यार्थी ऐसे जो इंग्लिश के पेपर में लुढ़क जाते हैं। एक बार मुझे याद है 2014 में हम 5 दोस्त थे जो मेंस लिख रहे थे, उनमें वो जो 4 दोस्त थे, चारों के चारों जनरल इंग्लिश में लुढ़क गए थे। यानी इंग्लिश में फेल होते हो तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होती, आपको पता नहीं चलता आपके मार्क्स कितने हैं। हाँ, ये सबसे बेकार काम होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इंग्लिश के पेपर को आप केवल किताबें नहीं पढ़नी, इसमें आपको ये काम करना है कि जो अपने पेपर है 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन पेपर को सोल्व करो आप। उसके अंदर 3-4 मोटे चीज़ें हैं कि एक तो ऐसे राइटिंग आती है 100 मार्क्स की, उसमें 75 मार्क्स का प्रेसिस राइटिंग आता है और 75 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है। इन तीनों पे आप थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लो। जैसे आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कुछ पैराग्राफ आपने लिख लिया, अलग से कोई किताबें मत पढ़ना, अलग से आप 1-2 महीना इसमें देने की आवश्यकता नहीं है, मुश्किल से 2-4 दिन देने की इसमें आवश्यकता है। स्ट्रेटजी इसमें ये रखना कि पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है, पेपर भर के आना है। एक तो स्ट्रेटजी ये रखना, नॉर्मल स्ट्रेटजी है। मेरा चारों बार कभी इंग्लिश रुका नहीं, अच्छे मार्क्स भी आए इंग्लिश पेपर में। तो एक चीज़ मैं रखता था, एक चीज़ याद रखना, अनसीन पैसेज में और प्रेसिस राइटिंग में एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत बनाना। कैसे कि लोग क्या करते हैं, जो उनमें अनसीन पैसेज में या प्रेसिस राइटिंग में होता है उसी को चिपका के आते हैं, वो 0 नंबर भी दे सकता है। आप ऐसे मत करना। आप सामान्य भाषा में, आपको यार 10th वाली 8th वाली इंग्लिश आती है ना, वो लिख देना, इजारम वाला, वाजवर वाला, कुछ भी लिख देना, लेकिन उसको बेवकूफ़ मत बनाना। एग्जामिनर को आप आराम से पास कर जाओगे। निबंध का पेपर आता है, उसमें आपने 10th क्लास में कोई गाय पे, 8th क्लास में गाय पे निबंध लिखा होगा, वैसे लिख के आ जाना, आप पास हो जाओगे उसमें, है ना। लेकिन कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी नहीं। इसमें एक चीज़ याद रखना, ग्रामर को लेकर ज़्यादा चिंता मत करना। ग्रामर में 5 नंबर भी आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रामर को लेकर टेंशन मत लेना। बहुत ये बात मुझे मतलब हंसी की तरह लग रही है, क्योंकि बचपन में जब भी हमारे एग्जाम होता था उस समय कोई भी इंग्लिश के टॉपिक आते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे, हम यहाँ का चिपका के वहाँ पे चिपका लेते, कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम। इसका मतलब यूपीएससी में ये चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, वहाँ फेल हो सकते हो, डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। सो ये भी बात बिल्कुल सही है सर। सर, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है हमारा करंट अफेयर्स।
इसके बिना मुझे लगता है शायद यूपीएससी अधूरा है। बिल्कुल। तो इसको आप कवर करने के लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? इसमें जैसे मैं अभी जैसे मुझे 2022 में एग्ज़ाम देनी है, मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं 2022 में लेने जा रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी अभी से ये चल रही है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और उससे अपने नोट्स बना लूँगा। और शाम के समय फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे इनसाइड साइट को फॉलो करता हूँ, वहाँ मैं 15 से 20 मिनट दूंगा कि दिन में और क्या क्या रहा है वहाँ पे। तो मेरे हिंदू इनसाइड के नोट्स मेरे डेली बन रहे हैं। लास्ट में जब मंथ पूरा होगा तो मैं विजन आइज की मंथली मैगजीन आएगी, उसको वो टॉपिक जो इनमें नहीं है वहाँ से कुछ कवर करके अपने नोट्स में शामिल कर लूँगा। नोट्स जरूर बनाऊंगा, बिना नोट्स के आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि प्री और मेंस में मेरे काम आने वाले हैं। तो ये मेरी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा चाहे मुझे कोई कुछ बोल दे, मैं कोई कुछ नहीं देखता हूँ, बस यही इन्हीं पे मैं फोकस करता हूँ। और फायदा मिलता है, क्योंकि आप जानते हो मेंस में मेरे 821 नंबर आए। ये करंट अफेयर का ही कमाल है कि मेंस में, प्रीलिम्स में, जीएस में मेरे 125 तक भी स्कोर आया, 110 भी स्कोर आया। तो ये करंट अफेयर को मैं मानता हूँ कि इनमें बड़ा महत्व होता है इनका। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि जो मैगजीन होती हैं वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी जो कि दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है और उनको मटेरियल को लाने में दिक्कत आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन को आप देखिएगा, वहाँ पे आपको बेहतरीन लिंक मिल जाएगी। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इनसे सस्ता मटेरियल आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। आप वहाँ पे जाकर आप मटेरियल को खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे मैंने आपको एक बुक लिस्ट के हिसाब से भी आपको मटेरियल बता रखा है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो सर, आपने आपका बेशकीमती वक्त दिया, हमारे न्यू एस्पिरेंट के लिए भी आपने वक्त निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि मुकेश जी के चैनल को आगे बढ़ाते साथ साथ जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, आप उस पर आ सकते हो। आपको फ्री कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाऊँ और बिल्कुल फ्री कंटेंट सब तक पहुँचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।